हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं हाइपरटेंशन की। तो हाइपरटेंशन होता क्या है? सबसे पहली चीज़ तो ये है। तो हाइपर का मतलब हो गया ज़्यादा और टेंशन का मतलब हो गया प्रेशर। अब किसका प्रेशर? ब्लड का प्रेशर। किस चीज़ पे प्रेशर पड़ेगा? ब्लड वेसल्स पे। ब्लड का प्रेशर ब्लड वेसल्स पे अगर ज़्यादा पड़े तो वही कहलाता है हाइपरटेंशन। नॉर्मल रेंज से अगर ज़्यादा, ये सपोज करो कि कोई ब्लड वेसल्स है, ब्लड फ्लो हो रहा है, इस ब्लड के द्वारा जो प्रेशर वॉल पे पड़ता है इसकी एक लिमिट रेंज होती है। अगर यही अपने रेंज से ज़्यादा हो जाए तो उसको कैटेगराइज करते हैं हाइपरटेंशन की कैटेगरी में। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि हम पढ़ लेते हैं कि वो रेंज क्या है। कि जब हम बोल देंगे कि ये पेशेंट हाइपरटेंसिव है, ग्रेड 1 में है, 2 में है, या अभी प्री हाइपरटेंसिव कंडीशन में है, या फिर नॉर्मल कंडीशन में है, तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो हम पढ़ते हैं कि कितनी रेंज कब कब दी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आती है कैटेगरी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में फीजो में पढ़ते हैं हम, यहाँ पे बस नाम से ही चलाना पड़ेगा काम। तो बात करते हैं अगर नॉर्मल की। अब देखो तीन कंडीशन है, क्या क्या है। एक नॉर्मल हो सकता है पेशेंट, या फिर प्री हाइपरटेंसिव हो सकता है, या हाइपरटेंसिव हो सकता है। ठीक। चौथी कंडीशन क्या आ सकती है? ग्रेड 1 हाइपरटेंशन में, ग्रेड 1 हाइपरटेंशन में। अब पांचवी कंडीशन आ जाती है ग्रेड 2 हाइपरटेंशन में। तो इतनी सारी कंडीशंस जो हैं वो हो सकती हैं। तो अगर नॉर्मल रेंज की बात करें तो नॉर्मल में सिस्टोलिक कितना होना चाहिए? लेस देन 120। और डायस्टोलिक कितना होना चाहिए? लेस देन 80। ये अपने इंडिया की बात है। ठीक है, यूएस में रेंज में थोड़ा सा अंतर है। हम इंडिया को भी देखेंगे फ़िलहाल। तो सिस्टोलिक जो है लेस देन 120 और डायस्टोलिक लेस देन 80। अच्छा, प्री हाइपरटेंसिव कब बोलेंगे? कि जब पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 to 139 हो। ठीक, तो ये आ जाता है सिस्टोलिक में, प्री हाइपरटेंसिव कंडीशन में। और अगर ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो कितना हो? 80 to 89। अच्छा, हाइपरटेंशन कब कंडीशन आती है? कि जब ब्लड प्रेशर जो है 140 पहुंच जाए, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है 140 या एबव 140। ठीक। और ये जो है डायस्टोलिक जो है वो जो है आपका मोर देन या इक्वल टू 90। अब यहाँ से दिक्कत है, हाइपरटेंशन की कैटेगरी में हम उसको रखते हैं। अब इसमें भी ग्रेड 1 ग्रेड 2 है। ग्रेड 1 में कब आएगा? कि जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर उसका 140 टू 159। ठीक है, और ये जो है 90 टू 99। ग्रेड 2 में कब आएगा? मोर देन या इक्वल टू 160। और ये कितना हो गया? मोर देन और इक्वल टू 100। तो ये आ जाते हैं इसमें ग्रेड 2 में। तो ये रही रेंज की बात। ठीक, पहला चीज़ क्या? हाइपरटेंशन का मतलब ब्लड का जो प्रेशर है ब्लड वेसल्स पे वो ज़्यादा हो रहा है, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो रहा है, तो उसको हम कैटेगराइज करते हैं हाइपरटेंशन में। उसमें भी कैटेगरी है, मैंने बताया कि इतने से इतने के बीच में होगा तो प्री हाइपरटेंसिव, इससे ज़्यादा होगा 140 से तो हाइपरटेंशन, या 140 के बराबर हो, ग्रेड 1 और ग्रेड 2। ये
जो है रेंज पे डिपेंड कर रहा है कि आप किस रेंज में आते हैं। अच्छा, अब अगर आप हाइपरटेंसिव की कैटेगरी में आ गए तो अभी देखो, प्री हाइपरटेंसिव में क्या है कि अगर आप प्री हाइपरटेंसिव की कैटेगरी में हैं तो आपको कोई भी ड्रग की ज़रूरत नहीं है। आपकी डाइट और आपके लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है कि आप कितना सही इसको करके सही करते हैं। हाइपरटेंशन में आते हैं तो अब यहाँ से ड्रग की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अब ड्रग कौन कौन सी देते हैं? पहला चीज़, कौन कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हैं? कौन कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हम यूज करते हैं? तो इसको याद करने के लिए याद करो डॉक्टर S.C. वर्मा। डॉक्टर S.C. वर्मा, ठीक है। तो सबसे पहली ड्रग आती है, इसमें देते हैं डायूरेटिक्स। डी से डायूरेटिक्स। आर से कौन सी ड्रग हो जाती है? देखो, डॉक्टर S.C. वर्मा फिजिक्स में हमने एक बुक पढ़ी थी, तो उसका राइटर जो है वो है डॉक्टर S.C. वर्मा। तो इनके नाम पे मैंने याद करा है। डी से डायूरेटिक्स, आर से रास इनहिबिटर, एस से सिंपैथेटिक इनहिबिटर, सिंपैथेटिक इनहिबिटर। चौथा सी से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। और पांचवा वी से वेसोडाइलेटर। अब ये 5 टाइप की ड्रग जो हैं वो हम यूज करते हैं। अब इन ड्रग्स का भी एक इंडिकेशन है कि कौन सी ड्रग किस जगह पे यूज करेंगे, किस किस मतलब कंडीशन में कौन कौन सी ड्रग यूज करेंगे। अच्छा, अगर मान लो सब अगर ये है कि हाँ इस कंडीशन में ये ड्रग यूज करेंगे, और कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं पेशेंट में कि जो उसके जगह पे हमें कोई दूसरी ड्रग भी देनी पड़ जाएगी, तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो अभी तो ये डिस्कस करना है कि इस कैटेगरी में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं पहली चीज़ डिस्कस कर लूँ कि डायूरेटिक्स में कौन कौन सी ड्रग आई। पहले तो ड्रग्स के नाम हमें पता होना चाहिए। तो ड्रग्स में बात कर लेते हैं। तो ड्रग्स में डायूरेटिक में सबसे पहली ड्रग जो आती है कैटेगरी की, वो आती है थायाजाइड। थायाजाइड, इसमें कौन सी ड्रग आ गई? हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। ठीक। दूसरा आता है हाई सीलिंग ड्रग। इसमें कौन सी ड्रग आ गई? फ्यूरोसमाइड। ठीक। तीसरी आती है एल्डोस्ट्रॉन एंटागोनिस्ट। एल्डोस्ट्रॉन एंटागोनिस्ट, इसमें कौन सी ड्रग देते हैं? स्पार्नोलैक्टोन। ठीक है। ये तीन ड्रग्स जो हैं, जैसे इसको देते हैं हम डायरेटिक्स के अंदर, जहाँ भी हमें डायरेटिक्स देना होगा। ठीक है। और भी ड्रग्स हैं, मतलब में मोस्टली ये सब दी जाती हैं। अच्छा, ऐसे ही दूसरी ड्रग्स की बात करें तो दूसरी में रास इनहिबिटर है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, रास इनहिबिटर है। तो रास इनहिबिटर में कौन सी ड्रग दे देंगे? सबसे पहले आती है इसमें एस इनहिबिटर। ठीक। अब एस इनहिबिटर की ड्रग कौन कौन सी है? देखो, एस इनहिबिटर, रास इनहिबिटर है, एस इनहिबिटर है, एआरबीज है, तो ये सब इसी में आती हैं। ठीक है। तो रास इनहिबिटर में सबसे पहली ड्रग आती है एस इनहिबिटर। एस इनहिबिटर में कौन सी देंगे हम? कैप्टोप्रिल, नेलाप्रिल। ठीक है, ये आ गई एस इनहिबिटर में। एआरवीज, ठीक है, एआरवीज में कौन कौन सी ड्रग आती है आपकी? एआरवीज में आपकी आ जाती है लो सार्टन, कैंडी सार्टन। ठीक है, लो सार्टन, कैंडी सार्टन। तो
ये आ गई एस इनहिबिटर ARB। तीसरी ड्रग कौन सी है? डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। रेनिन को ही इनहिबिट कर दिया। इसमें कौन सी ड्रग आ गई? एलिस किरेन। ठीक। और कौन सी ड्रग इसमें आ जाती है? रेमी किरेन। ठीक। तो एस इनहिबिटर, ARBs और डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। तो ये जो आ गई, ये किसके अंदर आ गई? रास इनहिबिटर के अंदर में। अच्छा, तीसरी कैटेगरी की ड्रग कौन सी है? सिंपैथेटिक इनहिबिटर। सिंपैथेटिक इनहिबिटर। इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग आती हैं? इसके अंदर सबसे पहली ड्रग आ गई बीटा ब्लॉकर। पेनोलॉल, मेटाप्रोलॉल, एटिनोलॉल। ठीक, ये आ गई बीटा ब्लॉकर में। अच्छा, दूसरी ड्रग आती है अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर। अब अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर में कौन कौन सी ड्रग आ गई? लेविटोलॉल, कार्बिडियोल। ठीक। फिर कौन सी आती है? अल्फा एडनर्जिक। सब में एडिनर्जिक ब्लॉकर है, अल्फा एडनर्जिक ब्लॉकर। कौन सी ड्रग आती है इसमें? पैराजोसिन। हाँ, टेराजोसिन। ठीक। इसके बाद फिर क्या आता है? चौथी इसमें आती है सेंट्रल सिंपैथोलिटिक्स। सेंट्रल सिंपैथोलिटिक्स में कौन कौन सी आती है? आपकी आ जाती है क्लोनिडीन या मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा। ठीक है, तो ये जो ड्रग आ गई आपकी, ये सिंपैथेटिक इनहिबिटर में आ गई। अच्छा, चौथी कैटेगरी की ड्रग यूज करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में कौन कौन सी ड्रग आती है? सबसे पहले आती है फिनाइलएल्कलामीन। फिनाइलएल्कलामीन में कौन सी ड्रग आती है? फिनाइलएल्कलामीन में सबसे पहले ड्रग आ जाती है आपकी वेरापामिल। वेरापामिल। ठीक। दूसरी कैटेगरी की है बेंजोडाइजेपीन्स। तो बेंजोडाइजेपीन्स में कौन सी ड्रग आती है? डिल्टियाजेम। ठीक। ऐसे थर्ड कैटेगरी की जो है डाईहाइड्रोपायरिडीन्स। डाईहाइड्रोपायरिडीन्स। डाईहाइड्रोपायरिडीन्स में कौन कौन सी आती है? अम्लोडिपीन। अम्लोडिपीन है। उसके बाद कौन कौन सी है इसमें? अब वो भी आती है, क्या कहते हैं, क्लिनिडिपीन भी आती है। निफिडिपीन आती है, सॉरी NI। तो ये कैटेगरी की जो ड्रग आ गई, ये आ गई आपकी किसमें? डाईहाइड्रोपायरिडीन्स। और लास्ट जो ड्रग इसमें चलती है वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर में दो तरह की हो सकती हैं। एक तो जो है आर्टेरियल डायलेटर। आर्टेरियल डायलेटर में कौन सी आ गई? हाइड्राजीन। हाइड्राजीन। और वेनोडाइलेटर में, वेनोडाइलेटर में आ गई आपकी नाइट्रोप्रोसाइड सोडियम। तो ये रही कौन कौन सी ड्रग देते हैं। ठीक। अब सबसे पहली चीज़ यहाँ से एक चीज़ ये करेंगे कि ड्रग तो हमने दिया, अब हमारा मोटो क्या है, एम क्या है ड्रग देने का।
तो ड्रग देने का जो हमारा एम है वो है टू प्रिवेंट मॉर्बिडिटी एंड mortality of patient which is associated with the hypertension, ठीक है, with lower inconvenience, ठीक है, lower inconvenience मिला के कहने का मतलब यह है कि ट्रीटमेंट हमें देना है पेशेंट को बचाने के लिए, हाइपरटेंशन से जो जूझ रहा हो उसे कम से कम असुविधा हो। तो उस हिसाब से हम पहली चीज़ तो रूट ऑफ ड्रग भी चेक करते हैं कि कौन सी देने की कंडीशन में पेशेंट है। दूसरी चीज़ कि कौन सी ड्रग हमें कब देनी है। तीसरी चीज़ एसोसिएटेड डिजीज़ उसकी क्या है, ठीक है, कि उसमें हम ये दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, या उसकी जगह पे हमें कुछ और देना है। तो इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमारा मेन मोटो जो होता है वो होता है मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी को प्रिवेंट करना, ठीक है, आसानी से उसे कैसे ठीक किया जाना चाहिए, यही जो है हमारा मेन मोटो होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद देखते हैं कि अच्छा मान लो कि अगर पेशेंट हाइपरटेंशन में आया हमारे पास, ठीक है, पेशेंट अगर हाइपरटेंशन में आया तो क्या दिक्कत हो सकती है उसे, अगर ट्रीटमेंट उसका नहीं चला तो उसे क्या दिक्कत आ सकती है। उसे दिक्कत आ सकती है टीओडी। टीओडी का मतलब टारगेट ऑर्गन डैमेज। अगर पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो उसे हो सकता है टारगेट ऑर्गन डैमेज, ठीक है, सबसे पहली चीज़। और अगर जिन पेशेंट का पहले से टीओडी है तो अगर वो हाइपरटेंसिव की कैटेगरी में आते हैं और ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो ये धीरे 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 बढ़ता जाएगा और बढ़ने के बाद लीड्स टू कॉज डेथ, ठीक है, एज सून एज पॉसिबल। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ हमको ये करना चाहिए कि उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। और भी कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन की बात कर लें पहले तो अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग टाइप के कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट हो जाते हैं। तो उस कॉम्प्लिकेशन में अगर हम पहली बात कर लें, सपोज करो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की, तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ याद रखो कि इस्चमिक अटैक, ठीक, और क्या हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, इंसेफ्लोपैथी हो सकती है, ये सारी कैटेगरी आती है। दूसरा, अगर हम हार्ट के मान लो रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ठीक है, हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ में, हाइपरटेंसिव में तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसमें भी दो तीन चीज़ें हमें याद करने की ज़रूरत है। सबसे पहले क्या होता है कि याद करो, सबसे आसानी से हार्ट फेल्योर हो सकता है, ठीक। दूसरा क्या हो सकता है, इसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो सकती है। अच्छा, तीसरी चीज़ क्या आ सकती है, अगर हम बात कर लेते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में सबसे पहले क्या हो सकता है, MI, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक। उसके बाद और क्या हो सकता है, एंजाइना, ठीक। और क्या हो सकता है इसमें, सडन कार्डियक डेथ, ठीक, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। अच्छा, उसके बाद और भी क्या कंडीशन हो सकती है, और भी हो सकता है आपको रेटिनोपैथी हो सकता है, ठीक है, ग्लोमेरुलोपैथी हो सकता है, ग्लोमेरुलोपैथी, ठीक है, क्रोनिक किडनी फेल्योर हो सकता है,
तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पेशेंट के साथ हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना होता है कि ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है। एक चीज़ यहाँ पे मैं और डिस्कस करूँगा कि जो टारगेट ऑर्गन डिजीज होती है ये ऐसा नहीं है कि हाइपरटेंशन से ही होती है, या मतलब मेन कारण जो है इसका हाइपरटेंशन ही है, और भी इसमें बहुत सारे कारण हैं जो कि करा सकते हैं किसको, टारगेट ऑर्गन डैमेज को। लेकिन इनमें से जो है आपका हाइपरटेंशन है, ये भी एक कारण है। तो इसके भी वो हम कॉज के बारे में वो कर लेते हैं। तो और कौन कौन से कॉज हैं जो आपको टीओडी करा सकते हैं। तो अगर बात कर लें तो यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर, यहाँ पे पहले मैं चीज़ और डिस्कस करूँगा कि सबसे पहले चीज़ की कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर जो है ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इसी से हाइपरटेंशन से ही होता है, और भी चीज़ें हैं। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि एज, ठीक, एज में भी अगर मेल है और फीमेल है तो मेल की एज जो होती है मोर देन 55 ईयर और फीमेल जो है वो 65 ईयर, ठीक। तो उस कंडीशन में भी आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का रिस्क है। अच्छा, दूसरी चीज़ें क्या है, अगर फैमिली हिस्ट्री हो, किस चीज़ की फैमिली हिस्ट्री हो भाई, फैमिली हिस्ट्री हो प्री मैच्योर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, तो भी आपको कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर है। तीसरा स्मोकिंग, चौथा ओबिसिटी। हाँ देखिए, तीन चार चीज़ें ऐसी हैं जैसे आपकी स्मोकिंग हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ओबिसिटी, ये मोस्टली हर जगह जगह पे ये इनका रोल आ जाता है। तो इसलिए इनको एक साथ याद करते हैं। स्मोकिंग हो गया आपका, ओबिसिटी हो गया, ठीक है, डायबिटीज़ मलाइटस, ठीक। और क्या फैक्टर हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, क्रोनिक किडनी डिजीज़, और क्या हो सकता है फैक्टर आपका, हाँ, डायबिटीज़ हो गया मान लो। हाँ, सबसे मोस्ट कॉमन फैक्टर आता है डिसलिपिडीमिया। डिसलिपिडीमिया में भी तीन चीज़ें, अगर जो है आपका एलडीएच जो है वो, सॉरी एलडीएच मैंने बोल दिया, एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो है वो बढ़ा होगा, या हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो है वो घटा हुआ हो, या फिर ट्राइग्लिसराइड जो है वो आपका बढ़ा हुआ हो। तो ये कंडीशन डिसलिपिडीमिया में अंदर आती हैं और जो रिस्क फैक्टर हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के। तो इतनी चीज़ें हुई, एक दो पॉइंट मैं और भूल रहा हूँ शायद उसमें, जैसे आपका लाइफस्टाइल भी आता है, एक चीज़, एक पॉइंट आता है आपका लाइफस्टाइल आता है। मिला जुला के मेन चीज़ें जो हैं यही हैं। तो ये भी एक फैक्टर हो गए। अच्छा, अब हमने पढ़ लिया कि यहाँ पे हाइपरटेंशन क्या है, इसकी रेंज क्या है, कौन कौन सी ड्रग इसमें यूज करते हैं, ठीक है। ड्रग यूज होने के बाद अब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ा हमने कि एम हमारा क्या होना चाहिए और कॉम्प्लिकेशन क्या क्या डेवलप होते हैं, ठीक। अब हम यहाँ पे एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि इंडिकेशन क्या हैं ड्रग्स के, कि कौन सी ड्रग हम कब देंगे। तो इसका इंडिकेशन अगर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायूरेटिक्स से। डायूरेटिक्स कब कब देंगे, सबसे पहले देंगे इसको हार्ट फेल्योर की कंडीशन में दे सकते हैं, ठीक। दूसरी कौन सी कंडीशन बनती है, हाई कोरोनरी
आर्टरी डिजीज रिस्क। तीसरी कौन सी कंडीशन बनती है? तीसरी कंडीशन बनती है रिकरेंट अटैक ऑफ स्ट्रोक। अगर ऐसे भी लिख सकते हो, रिकरेंट स्ट्रोक प्रिवेंशन। इन 3 कंडीशन में हम डायबिटिक्स देते हैं। दूसरी चीज़ आती है एस इनहिबिटर की, एस इनहिबिटर की या फिर एआरवीएस की। तो ये कब कब दी जाती है? सबसे पहले ये भी देते हैं हम हार्ट फेल्योर में। ठीक। दूसरी कंडीशन इसमें क्या देते हैं? पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तीसरी कंडीशन कब देते हैं? हाई कोरोनरी आर्टरी डिजीज रिस्क। चौथी कंडीशन इसको कब दे सकते हैं? चौथी कंडीशन हम इसको डायबिटीज़ के केस में दे सकते हैं, अगर पेशेंट पहले से डायबिटिक है। पांचवी कंडीशन और इसको कब दे सकते हैं? इसको दे सकते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज़ के अंतर्गत, अगर वो पहले से, अगर वो क्या कहते हैं कि किडनी का डिजीज़ है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ है उसको, तो दे सकते हैं। और फिर इसे दे सकते हैं रिकरेंट स्ट्रोक प्रिवेंशन में। ठीक। अच्छा, तीसरी ड्रग कौन कौन सी आती है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को कब देंगे? इसमें देंगे डायबिटीज़ में। और दूसरी कौन सी आती है? वो आती है स्ट्रोक प्रिवेंशन में। ठीक। और लास्ट ड्रग जो है बीटा ब्लॉकर, बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर। इसको कब दे देंगे? इसको आप देखिए, इसमें भी सब चीज़ें वही हैं। पोस्ट एमआई दे सकते हैं। ठीक। या फिर स्टेबल हार्ट फेल्योर, स्टेबल हार्ट फेल्योर। या फिर तीसरी कैटेगरी कब देंगे? हाई कोरोनरी आर्टरी डिजीज रिस्क। तो मिला जुला के वही है सारी। ठीक है। कुछ कुछ जैसे डायबिटीज़ में कौन कौन सी देंगे? डायबिटीज़ में हमेशा आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को प्रीफर करेंगे और एस इनहिबिटर को देंगे या आरबीएस को देंगे। ठीक है। पोस्ट एमआई में कौन कौन सी देंगे? 2 ड्रग हैं, या तो एस इनहिबिटर या आरबीएस को दे सकते हैं, या तो एडर्जिक ब्लॉकर को दे सकते हैं। ठीक है। हार्ट फेल्योर में आपको ये भी देना है, ये भी देना है। ठीक है। कौन कौन सी? डायबिटिक्स और एस इनहिबिटर या आरबीएस। तो ऐसे याद करके इसको याद करना चाहिए, याद करना पड़ेगा। तो ये तो हो गई कि ड्रग कौन सी दिए, कौन कौन सी कंडीशन में कौन कौन सी ड्रग अप्लाई करनी है। ठीक है। अब लास्ट पार्ट जो है इसका आ जाते हैं हम ट्रीटमेंट पे, मैनेजमेंट में। ठीक है। तो मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट कैसे करते हैं? हमारे पास कोई न्यू पेशेंट आया। अब इसमें भी अभी आगे चलेंगे तो हम देखते हैं कि इसमें भी क्या क्या देख के क्या क्या चीज़ों पर डिपेंड करता है हमारा ड्रग हम कौन सी देंगे। तो हमारे पास अगर न्यू पेशेंट आया तो उसमें देखते हैं 2 चीज़ें। पहली क्या चीज़ है? सबसे मोस्ट कॉमन फैक्टर है एज का। ठीक। एज अगर उसकी 55 साल से कम है एंड नॉन ब्लैक, क्या है? एज जो है लेस देन 55 ईयर एंड ही इज़ नॉट ब्लैक। तो इस कंडीशन में क्या दे दोगे? एस इनहिबिटर या एआरवीज। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि जो एज है वो मोर देन या इक्वल टू 55 ईयर है, या ब्लैक पर्सन है ऑफ एनी एज।
इस कंडीशन में उसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या डायूरेटिक्स, डिपेंड कि एसोसिएटेड डिजीज क्या क्या है, उसकी पहले की कंडीशन क्या है, ठीक है, वो जो दवा हम उसको देंगे वो उसके लिए सूटेबल है कि नहीं है, कि उसको मतलब कोई ऐसी दिक्कत तो उससे नहीं है कि जिसमें मान लो सपोज करो कि अगर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर उसको देना चाह रहे हैं, उसको कुछ ऐसी दिक्कत है कि जहाँ पे जैसे उसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड है उस जगह पे, या फिर वो उसके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको मैनेज कर सके, तो इस कंडीशन को देखते हुए हम सबसे पहले ये ड्रग रख देते हैं। ये तो रहा हमारा स्टेप 1, ठीक। कंट्रोल होता है सबसे पहले तो ठीक है, नहीं कंट्रोल होता है स्टेप 2 में क्या करते हैं, स्टेप टू में एस इनिबिटर या एआरवीज दिया, ठीक है, प्लस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या डायूरेटिक्स, इसमें से कोई एक, इसमें से कोई एक, ठीक। स्टेप 3 में आए, अगर यहाँ से कंट्रोल नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं, एस इनिबिटर या एआरवी से कोई एक देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिया ही था या इसमें से, फिर प्लस डायूरेटिक्स, यहाँ पे बस प्लस कर देना है, ठीक। तो एस इनिबिटर या एआरबी से कोई एक दिया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिया, प्लस डायूरेटिक्स भी दे देना है हमें, ठीक। उसके बाद लास्ट स्टेप 4, इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। अगर आदमी इस कंडीशन में आता है तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, इस इनिबिटर या एआरबी से कोई एक ड्रग, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर प्लस डायूरेटिक्स, जो ऊपर वाली सेम चलेगी, साथ में ऐड क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं एल्डोस्ट्रॉन एंटागोनिस्ट। कौन सी ड्रग थी, स्पार्नोलैक्टोन, या फिर हायर डोजा थायाजाइड। अब इसको भी यूज करने का जो है एक कॉन्सेप्ट है, अभी मैं आगे इसको बताता हूँ। या इनमें से कोई एक यूज कर लिया, या फिर क्या किया, बीटा ब्लॉकर या अल्फा ब्लॉकर। अब यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि कौन सी ड्रग यूज करने के कंडीशन में है पेशेंट। अल्फा एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट यूज कर सकते हैं, या थायजाइड हाई डोज में यूज कर सकते हैं, बीटा ब्लॉकर यूज कर सकते हैं, अल्फा ब्लॉकर यूज कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा चीज़ है कि थायाजाइड, पहली चीज़ को हम बात करते हैं कि थायाजाइड जो है वो हम कब यूज करेंगे। थायाजाइड को तब हम यूज करेंगे कि जब भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को जो है हम यूज़ ना कर पाए, ठीक है। जहाँ जहाँ जिस जिस कंडीशन में हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को यूज नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे हम क्या करेंगे कि थायाजाइड यूज करेंगे। वो कंडीशन कौन कौन सी हो सकती हैं, सबसे पहले हो सकता है एडिमा, अगर पेशेंट को एडिमा पहले से, या फिर हार्ट फेल्योर का पेशेंट है, या फिर किस चीज़ का पेशेंट है, हाई रिस्क का, कोरोनरी रिस्क का, हाई रिस्क का हार्ट फेल्योर में हो, सॉरी वो हाई रिस्क का हार्ट फेल्योर में हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, थायाजाइड को यूज करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट कब यूज करेंगे, ये डिपेंड करता है पोटेशियम चैनल के कंसंट्रेशन पे। एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट और हायर डोज ऑफ
थायाजाइड, ये दोनों डिपेंड करते हैं पोटेशियम के कंसंट्रेशन पे। तो अगर पोटेशियम का कंसंट्रेशन जो है लेस देन 4.5 मिलीमोल पर लीटर है, लेस देन, उस कंडीशन में हम एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट यूज करेंगे। और अगर मोर देन 4.5 मिलीमोल पर लीटर है, उस कंडीशन में हम थायाजाइड यूज करेंगे। ठीक, अब बात आती है चौथी कि बीटा ब्लॉकर कब यूज करेंगे, ठीक है, या अल्फा ब्लॉकर कब यूज करेंगे। देखो सबकी अलग अलग कंडीशन है। तो जब एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट या हायर डोज ऑफ थायाजाइड जो है वो अगर इनइफेक्टिव है पेशेंट में, या नॉट टोलरेटेड बाय पेशेंट, या कॉन्ट्राइंडिकेटेड, 3 कंडीशन हो सकती हैं। या तो इनइफेक्टिव है, उसका कोई उस पर यूज नहीं, मतलब प्रभाव नहीं पड़ रहा है, दूसरा टोलरेट नहीं कर पा रहा है, और तीसरा कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो उस कंडीशन में हम या तो बीटा ब्लॉकर यूज करेंगे या अल्फा ब्लॉकर यूज करेंगे। ठीक है, ये तो रहा नॉर्मल, मतलब मेल के लिए, मतलब नॉर्मल आ गया। अगर एक कंडीशन और आती है कि प्रेगनेंसी में कौन सी ड्रग यूज करते हैं, तो इसके लिए एक याद करने का तरीका है, इसको याद करो। सबसे पहले बेटर मदर केयर ड्यूरिंग हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी। अगर कोई लेडी है वो प्रेग्नेंट है, तो उसकी मदर जो है उसका जो केयर करेंगी वो क्या करेंगी, बेटर करेंगी। तो बी से बीटा ब्लॉकर में आते हैं, तो उसमें चलती है लेविटोलॉल। एम से यहाँ पे मिथाइल डोपा। ठीक, सी से यहाँ पे क्लोनिडीन, डी से डाईहाइड्रोपायरिडीन्स। एच से, इस देखो डाईहाइड्रोपायरिडीन्स में कौन कौन सी ड्रग आ रही थी, निफिडिपिन। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने ड्रग का नाम नहीं लिखा है, इसमें सीधे मैंने वो कैटेगरी लिख दी है। हाइपरटेंशन में, हाइपरटेंसिव अगर पेशेंट है तो उसमें हाइड्रोलाजीन, DLA हाइड्रोलाजीन। और प्रेग्नेंट लेडी है तो उसमें पैराजोसिन। जो कि क्या था, अल्फा ब्लॉकर था। तो ये जो ड्रग्स हैं लेविटोलॉल, मिथाइल डोपा, क्लोनिडीन, डाईहाइड्रोपायरिडीन, हाइड्रोलाजीन और पैराजोसिन, ये जो ड्रग्स हैं इसको हम यूज कर सकते हैं प्रेगनेंसी के केस में। ठीक है, तो ये रहा आपका हाइपरटेंशन। ये जो क्वेश्चन है ये वाइवा का क्वेश्चन है, तो ये सब बताया मैंने। एक चीज़ और यहाँ पे मैं डिस्कस करूँ, अलग से टॉपिक है, उसको एक कंडीशन होती है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। ठीक, एक कंडीशन तो ये होती है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी की, और एक कंडीशन और होती है हाइपरटेंसिव अर्जेंसी।
इमरजेंसीज, अर्जेंसीज क्या होता है? सबसे पहले इमरजेंसी की बात करते हैं। इमरजेंसी में जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो आपका है वो मोर देन या इक्वल टू 160 हो जाए। सॉरी सॉरी सॉरी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है मोर देन 220 हो जाए, मोर देन 220 हो जाए। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो कितना हो जाए? मोर देन 120 हो जाए। 220 120, ठीक है। उसके साथ साथ क्या हो कि एक्टिव ऑर्गन डैमेज हो, एक्टिव ऑर्गन डैमेज हो, ठीक है। उसका ऑर्गन डैमेज अगर हो रहा है तो उसका साइन भी पता चले और सिम्टम भी आए, तो इस कंडीशन को क्या बोल देंगे? इमरजेंसी, ठीक है। अगर अर्जेंसी की बात करते हैं तो ये जो बीपी है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये मोर देन या इक्वल टू 220 और वो मोर देन और इक्वल टू 120 सेम हो, सब कुछ सेम हो, सेम एलिवेशन ऑफ द बीपी हो, बट नो साइन ऑफ, बट नो साइन ऑफ किसका, किसकी साइन ना हो? टीओडी की, ठीक। कहने का मतलब कि बीपी बढ़ रही है विथ सिम्टम के साथ, विथ सिम्टम, सिम्टम्स तो आ रहे हैं बट उसका कोई साइन हमें पता नहीं चल रहा है, तो उस कंडीशन को बोल देंगे अर्जेंसी। तो इसमें भी जो ड्रग्स चलती हैं वो कई सारी हैं। इसमें हम पेरेंटल ड्रग भी चलाते हैं और ओरल ड्रग भी चलाते हैं। अब पेरेंटल ड्रग में सिर्फ नाम याद करो, तो इसमें आता है निकार्डिपिन, ठीक, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, ठीक है, लेविटोलॉल, लेविटोलॉल, ठीक है, स्मोलॉल, ठीक। और कौन सी ड्रग इसमें चला सकते हैं? हाइड्रोलाजीन, हाइड्रोला, DRLA, हाइड्रोलाजीन। ये सारी जो ड्रग्स हो गई, ये हो गई आपकी कौन सी? पेरेंटल वाली, ठीक है। ओरल में लेविटोलॉल जो है ये ओरल भी दे सकते हैं, ठीक है। लेविटोलॉल हो गया, कैप्टोप्रिल हो गया, एस इनहिबिटर, कैप्टोप्रिल, क्लोनिडीन हो गया। तो ये जो ड्रग हैं इनको हम, या फिर एक और भी है एम्लोडिपिन, एम्लोडिपिन, तो इन ड्रग्स को जो है हम ओरल भी दे सकते हैं। 6 ड्रग जो है आपकी पेरेंटल में याद करो, 4 ड्रग इसमें। निकार्डिपिन है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट है, लेविटोलॉल है, स्मोलॉल है और हाइड्रोलाजीन है, ठीक है। ओरल में क्या क्या आएगा? लेविटोलॉल आ गया, कैप्टोप्रिल आ गया, क्लोनिडीन आ गया और एम्लोडिपिन आ गया। ये जो है वाइवा में पूछते हैं। तो ये रहा पूरा आपका हाइपरटेंशन। तो फिनिश करते हैं फिर यहाँ पे। ओके।